1857 का हम लोग विद्रोह पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ये जो है 1857 का विद्रोह है। आज हम लोग 1857 का जो सैनिक विद्रोह है उसका 1857 का जो सैनिक विद्रोह है उसका हम लोग कारण पढ़ेंगे। उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारण पढ़ेंगे। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ, अगर देखा जाए कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और ठीक 100 साल के बाद 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह हुआ और फिर 90 साल के बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गया। ये बड़ा एक अजीब संजोग है कि 100 साल के बाद एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और जिसको भारतीय इतिहास में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और 1947 में 90 साल के बाद भारत को स्वतंत्रता मिल गया। आखिर इस विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का कारण तो राजनीतिक है, उसके बाद प्रशासनिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक और धार्मिक नीति है, सैनिक कारण है और तात्कालिक कारण है। अगर हम विद्रोह के कारणों को देखें तो राजनीतिक कारण है, कुछ प्रशासनिक कारण है, कुछ आर्थिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण और धार्मिक कारण है, कुछ सैनिक कारण है और कुछ जो है तात्कालिक कारण में आता है। लेकिन तात्कालिक कारण जो है वह सिर्फ इतना ही है कि बारूद जमा हो चुका था। बारूद जो है राजनीतिक के रूप में, प्रशासनिक के रूप में, कारण के रूप में, आर्थिक कारण के रूप में, सामाजिक धार्मिक कारण के रूप में, जो ब्रिटिश की जो नीतियां थी, सैनिक कारण थे, वो सब एक बारूद का निर्माण कर चुका था। सिर्फ तात्कालिक कारण ने उसमें चिंगारी लगा दिया। यह कहना कि तात्कालिक कारण से विद्रोह हो गया, ऐसी बात नहीं। बारूद पहले से जमा था और जो है चिंगारी का काम तात्कालिक कारण ने किया। मैंने कल कहा भी था कि 1858 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि प्रत्येक जो है सैनिक जो है बंगाल के वो बागी हो चुके हैं। तो खैर हम लोग एक एक करके राजनीतिक कारण को पहले हम डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने जो है वह एक तरह से ऐसा वातावरण निर्माण कर दिया था कि विद्रोह जो है बार बार हमें देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला राजनीतिक कारण में हम लोग आते हैं। राजनीतिक कारण में पहला कारण अगर देखा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि नीति। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति के द्वारा भारतीय जो देसी राज थे उनको हड़पना शुरू किया। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीतियां। ये सब चर्चा हो चुका है, यहां पर सिर्फ हम आपको पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है। लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीति पर भी वीडियो है आपका स्पेशल, तो अगर बहुत डेप्थ में जाना चाहते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूं। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीति के कारण जो है भारतीय देसी राज्य थे उनको गोद लेने के अधिकार से प्रतिबंध कर दिया था और बहुत सारे राज्य को इसने मिला लिया था। सतारा है, बघाट है, संभलपुर है, झांसी है, नागपुर है, ये सबको इन्होंने मिला लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अवध को मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी कि अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिया गया। अवध में लगभग 21,000 तालुकदार थे। तालुकदार का अर्थ बड़े जमींदार थे और अवध में ब्रिटिश सेना के 75,000 सैनिक काम करते थे। इससे क्या हुआ, और
अवध में को कुशासन के आरोप में मिलाने के बाद क्या हुआ कि अवध का नवाब तो का शासन समाप्त हो गया, तो उन पर आश्रित जितने भी लोग थे, दस्तकार हुए, खुमचे, जो भी है, जो काम करते थे, उन सारे लोगों को परेशानी हुआ। और ब्रिटिश ने अपना यहाँ पर न्याय, पुलिस, सेना, ये सब जो है प्रशासन सब थोप दिया। तो जो अवध के जो प्रशासन वर्ग था, जो सेना था, ये सब जो है बेरोजगार हो गए। 75,000 अवध के ही लोग थे जो ब्रिटिश सेना में काम करते थे। 21,000 तालुकदार की जमींदारी छीन ली गई। तो इससे कारण जो अवध में एक राजनीतिक माहौल काफी गंदा हो गया था। ये सबसे बड़ा लाल डलहौजी का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी अवध का अधिग्रहण। 1847 विद्रोह का सबसे बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद देखिएगा लाल डलहौजी ने क्या क्या किया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो कि अब जो है मुगल शासक जो है वो अब लाल किला में नहीं रहेंगे। अब वो कहां रहेंगे? तो कुतुब मीनार के पास रहेंगे। देखिए, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा 1803 में हो गया था और मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशन पर जी रहे थे, लेकिन अभी भी मुगल सम्राट की इज्जत को टच नहीं किया गया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि उनको कहा कि नहीं, आप लाल किला छोड़ के कुतुब मीनार में रहिए। तो ये बहुत बड़ा इनका एक तरह से मुगल शासक का बेइज्जती किया गया। दूसरा यह कि जब उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने कहा कि अब बहादुर शाह जो मुगल सम्राट है, बहादुर शाह जफर, उनके जो पुत्र अगर मुगल शासक बनेंगे तो उनको सम्राट नहीं कहा जाएगा, उनको जो है राजा कहा जाएगा। कहने का अर्थ कि अब गवर्नर जनरल जो चाहे लॉर्ड डलहौजी हो या लॉर्ड कैनिंग हो, ये लोग जो है मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने लगे। जब मुगल वंश की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने लगे तो नाम मात्र का ही सही, भारत में अभी भी मुगल वंश की इज्जत थी। तो आम भारतीय भी जो है ब्रिटिश शासन की इस नीति से काफी कह सकते हैं कि क्रोधित हो गए और ब्रिटिश शासन को शक की नीति से, शक के दायरे में देखने लगे। तो यह है राजनीतिक कारण। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी ने कुछ और भी काम किया कि कर्नाटक और तंजौर के राजा से राजा का पदवी छीन लिया। एक इंपॉर्टेंट काम यह भी किया कि जो मुगल पेशवा थे, जो ब्रिटिश पेंशन पर जी रहा था, उस समय बाजीराव द्वितीय थे पेशवा, तो बाजीराव कहा कि इनकी मृत्यु के बाद जो नाना साहब हैं, जो इनके दत्तक पुत्र हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो इन सब कारणों से जो है काफी जो है भारत में जिस तरीके से एक एक करके राजनीतिक सत्ता के केंद्र पर ब्रिटिश हमला करते जा रहे थे, तो राजनीतिक वातावरण काफी तनावपूर्ण हो गया। तो इन सारे लोगों ने जो है संचित होकर जो है ब्रिटिश समाज के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। यह है राजनीतिक कारण। यह क्लास प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के है, लेकिन मुख्य परीक्षा में भी अगर आप इतना याद करके दिख देते हैं तो काफी है, इससे ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। अब प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में यह हुआ कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने प्रशासन हाथ में लादना शुरू किया, और प्रशासन लादने में क्या हुआ, न्याय, पुलिस, सेना, ये सब जो थे, नौकरशाही, ये सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश शोषक तंत्र के मशीनरी थे, और इससे आम जनमानस जो है काफी कढ़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने जो भी प्रशासनिक नीतियां लाई उसके कारण भी जो है काफी यहां पर अनरेस्ट था। जैसे कि 1854 में ब्रिटिश सरकार ने लाया कि पोस्टल डाक अधिनियम लाया, डाक अधिनियम लाया, पोस्टल अधिनियम भी कहते हैं। और कहा गया कि कोई व्यक्ति जो है अगर चिट्ठी भेजना चाहता है, डाक भेजना चाहता है, तो उसको टिकट लगाना पड़ेगा। और पहले जो है सेना को इस तरीके से जो है मतलब इसको फ्री किया गया था। अब सेना को भी जो है मतलब सेना कर्मी को भी जो है पोस्ट डाक टिकट चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया। इससे भी जो है प्रशासनिक नीतियों के कारण भी जो है अंग्रेज क्या भारत के हर वर्ग ने विरोध करना शुरू कर दिया था।
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां थी, जिसको औपनिवेशिक नीतियां भी कहा जाता है, तो आर्थिक शोषण प्रभावित था और वो शोषण करते थे भारतीय जनता का। भारतीय जनता का शोषण कैसे किए उन लोगों ने? तो सबसे पहला जो है भू राजस्व नीतियां। भू राजस्व नीतियां में अस्थायी बंदोबस्त लाया, रैयतवाड़ी लाया और महलवाड़ी लाया। इन सारी नीतियों में था कि भू लगान राजस्व की दर जो थी वो काफी ज्यादा था। तो भू राजस्व की दर इतनी ज्यादा थी कि उसको चुकाने के लिए जमींदार और किसान दोनों जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि काफी परेशान रहते थे और इनको साहूकार के पास जाना पड़ता था। तो ग्रामीण जीवन में साहूकार का प्रवेश हो गया और ये ब्याज खाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे और इससे जो है एक तरह से गांव का जो सामाजिक ढांचा था वो बिगड़ गया। दस्तकारी उद्योग का पतन हो गया क्योंकि देसी राज्यों को समाप्त कर दिया गया। तो बहुत सारे देसी राज्य जो थे दस्तकारी उद्योग के संरक्षक थे, तो वो सब पतन हो गया। उसके जगह पर ब्रिटिश उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया गया। निर्यात जो है पर काफी टैक्स लगा दिया गया। जैसे मलमल पर देखिएगा, अगर भारत से मलमल का निर्यात होता है तो 27% ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगाया। सूती वस्त्र कैलिको पर 71% टैक्स लगा दिया और रेशमी वस्त्र पर 90% टैक्स लगा दिया। अगर यहां से मलमल जाता है यूरोप या ब्रिटेन तो 27% टैक्स लगा दिया गया। 71% कैलिको या सूती वस्त्र पर और 90% जो है वो लगा दिया गया रेशमी वस्त्र पर। लेकिन वही सूती वस्त्र अगर ब्रिटेन से आता है, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, तो 3% जो है आयात कर लिया जाएगा और 2% जो है ऊनी वस्त्र पर जो है आयात कर दिया जाएगा, चाहे गर्म कपड़ा पर। तो कहने का अर्थ कि कपड़ा उद्योग को ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को संरक्षण देने के लिए भारतीय कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया गया। इसका कारण हुआ कि भारत में जो बुनकर थे उनकी हड्डियां दिखाई देने पड़ी और भारत में देखिए तेजी से अकाल जो है बढ़ गया। 1760 से लेके 1857 के बीच देखिएगा तो 12 अकाल पड़े, 12 जो है बड़े अकाल पड़े। इससे ग्रामीण निरक्षरता बढ़ी और गरीबी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी। एक तरह से पूरा कह सकते हैं कि पूरा जो औपनिवेशिक तंत्र जो था, रेलवे ने जो है आकर रहा सहा कसर पूरा कर दिया और भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और निर्यात माल का और भारत ब्रिटेन की निर्मित वस्तुओं का आयातक बाजार बना दिया और रेलवे से जो है, तो ये सब कारणों से जो है भारत का अंग्रेजों ने जमकर शोषण किया। यही है आर्थिक कारण। अब है सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारत के सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दे दिया, लड़कियों को पढ़ने के लिए कहा। तो इन सब कारणों से जो है भारतीय जो परंपरागत समाज थे उनको लगा कि ब्रिटिश जो है हमारे धार्मिक और सामाजिक मामला में मतलब प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है आम भारतीय जो उस समय कह सकते हैं कि प्रगतिशील नहीं थे, वो अंग्रेजों की नीतियों से जो है काफी आशंकित हो गया। दूसरा है कि अंग्रेज ये कहते थे कि हम भारत को सभ्य बनाने आए और सभ्य बनाने के लिए ईसाई मिशनरी को लगा दिया गया और 1813 में कहा चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। ये क्या किए, स्कूल, जेल और अस्पताल, ये 3 जगह पहुंच गए, सेना में भी पहुंच गए और सब जगह जाके जो है धर्म का प्रचार करने लगे और भारतीय हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की कमजोरियों को गिन गिन के गिनाने लगे और आम भारतीयों से कहे कि आप जो है ईसाई धर्म में प्रवेश कर जाइए। ईसाई धर्म को मजबूत करने के लिए 1850 में लैक्स लोकी अधिनियम पारित किया गया। लैक्स लोकी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया
कि जो भी व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति अगर ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने भी धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम लाया, और यह लक्ष्य रोकी अधिनियम से बहुत कुछ मिलता जुलता था। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ के या अपने परंपरागत धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म में प्रवेश करता है तो उसको पैतृक वारिस से संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। उसको नौकरी में भी जो है, नौकरी में, शिक्षा में जो है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इस तरह से ब्रिटिश की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं आम भारतीयों में जो है एक शक पैदा कर रहा था। तो यह है सामाजिक और धार्मिक कारण। उसके बाद सैनिक कारण। अगर सैनिक कारण में हम आते हैं तो देखते हैं कि वेतन, भत्ता, ये दो बहुत बड़ा मैटर था कि काफी इन लोगों को कम मिलता था यूरोपीय सैनिकों की तुलना में। अगर ये 30 साल भी काम कर लेते थे भारतीय और ब्रिटेन से कोई सैनिक नया नया आता था तो दोनों का वेतन और भत्ता समान होता था और पद नीचे होता था। सैनिक अगर विद्रोह करते थे तो उनको जो है तोप से उड़ा दिया जाता था, जैसे मैंने कल बहुत सारे विद्रोह का किया। एक बात याद रखिए कि 1806 का जो वेल्लोर का विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, उसे 1857 के सैनिक विद्रोह का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1806 में जो वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था उसे 1857 के सैनिक विद्रोह का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी बहुत सारे सैनिक विद्रोह का मैंने कल चर्चा किया था, उस चर्चा को फिर से यहां पर करने का कोई पर्पस नहीं बनता है। उसके बाद कहा गया कि 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया और कहा गया कि कोई भी सैनिक जो है समुद्र पार जाने से इनकार नहीं कर सकते या सिंध या पंजाब जाने से इनकार नहीं कर सकते। तो इन सब कारणों से भी जो है सैनिक विद्रोह जो है सैनिकों में असंतोष पनपा। 1854 का जो डाक पोस्टल एक्ट आया उसमें यह कर दिया गया कि आपको जो है अगर टिकट डाक भेजना है तो टिकट देना पड़ेगा। अब सैनिकों को भी टिकट लगाना पड़ता था जिससे पहले वो मतलब जरूरत नहीं थी। तो इन सब कारणों से सैनिकों को लगा कि अब जो है हमारे साथ काफी गलत काम किया जा रहा है। दूसरा बात ये कि अवध के सैनिक 75,000 थे और जब अवध को मिला लिया लॉर्ड डलहौजी ने तो कहीं ना कहीं ये अवध के जो सैनिक थे ये वर्दीधारी किसान थे, वर्दीधारी किसान थे। अवध के सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य को विजय पताका फहराने में बहुत मदद किया लेकिन जब अवध का विलय हो गया तो इन किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था और कहीं ना कहीं इससे जो अवध के सैनिक थे वो काफी क्रोधित हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज के तो अंग थे ही, अवध के समाज के अंग तो थे ही। तो यह है सैनिक कारण। यहां पर कुछ एक दो कारण और है कि जैसे क्रीमिया युद्ध का युद्ध हुआ था तो क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश सैनिक पराजित हो गए थे। अफगान युद्ध में भी ब्रिटिश सैनिक पराजित हो गए थे और दूसरा पंजाब के युद्ध में भी 1845-46 में पंजाब के सैनिक पराजित होने लगे थे। तो इन सब कारणों से सैनिकों, आम भारतीयों को लगा, चाहे सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश ऐसी बात नहीं है कि हारते नहीं, ब्रिटिश भी हारते। क्रीमिया के युद्ध में हारे हैं, प्रथम अफगान युद्ध में हारे हैं, प्रथम पंजाब युद्ध में हारे हैं। तो कहीं जो 1845-46 में हुआ था तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को, सैनिकों को लगा कि जो है हम ब्रिटिश पर अगर अटैक करेंगे तो हम जीत सकते हैं। लेकिन यह सैनिकों की एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलती थी और इसका खामियाजा उनको बहुत जल्दी भुगतना पड़ गया, लेकिन वीरता में इन्होंने कमी नहीं की। तो यह है सैनिक कारण। ये सारे कारणों ने
एक तरह से बारूद का निर्माण कर दिया था, लेकिन तात्कालिक कारण जो है वह यह है कि लॉर्ड कैनिंग ने दिसंबर 1856 में जो पुराना बंदूक होता था, ब्राउन बैस बंदूक होता था, उसको प्रतिबंध कर दिया। लोहा का बना होता था, उसके जगह पर नया एनफील्ड राइफल लाया। और जनवरी 1857 में यह बात बहुत बहुत तेजी से फैल गई कि नए एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है उसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता है, जो गाय और सुअर का मिलकर बना है। इससे सैनिकों को काफी गुस्सा आ गया। हिंदू सैनिक और मुस्लिम सैनिक दोनों गुस्सा आ गए, क्योंकि दोनों का यह धर्म का मामला था। और पहले भी क्या था कि ब्रिटिश ने क्या किया था कि सैनिकों के जो कैंप होते थे उसमें जो है ईसाई पादरी को नियुक्त कर दिया था। तो इससे अंग्रेजों सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को लगा कि एक तो ये ईसाई धर्मोपदेशक नियुक्त कर दिए हैं कि भारतीयों को चाहते हैं कि ईसाई बनाए सैनिकों को, और दूसरा ये जो है कारतूस जो प्रयोग किए कर रहे हैं वह जो है गाय और सुअर का बना हुआ है। तो ये कारणों से जो है विद्रोह, सैनिकों में जो असंतोष था वो काफी तेजी से फैला। और 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर में है, मुर्शिदाबाद में, के सैनिक थे मंगल पांडे, कल चर्चा हुआ था। उन्होंने जो है अपने सैनिक अधिकारी बाग को गोली से मार दिया, और ह्यूसन को भी गोली से मारा था, लेकिन वो घायल हो गया था। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये सब कल चर्चा हो गया था। फिर 24 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को यह विद्रोह जो है मेरठ में चला गया। कल ये चर्चा हुआ था कि मेरठ में जो है 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, 3rd कैवलरी के मेरठ के सैनिकों ने। बाद में जो है इनको जो है 90 में से 85 को 9 मई को 10-10 साल की सजा दे दी गई। इस बात से जो है इनके सैनिक के, जो मेरठ के सैनिक थे, काफी गुस्सा गए, और 10 मई को इन्होंने मेरठ में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और फिर ये चल दिए दिल्ली की ओर। और दिल्ली पर इन्होंने 12 मई 1857 को कब्जा कर लिया। मेरठ से दिल्ली 36 मील दूर है। वहां पर लगभग जो है 1200 यूरोपीय सैनिक थे दिल्ली में। उस समय वहां पर जनरल हैविट थे, लेकिन उन्होंने, जो मेरठ के सैनिक आए थे, उसका कोई विरोध नहीं किया। 1200 यूरोपीय सैनिक थे, जनरल हैविट वहां पर खड़े थे, लेकिन जो मेरठ के सैनिक जब आए तो इन लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया। उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर ने इन्होंने जो है अपना सम्राट घोषित कर दिया, और इस तरीके से ये विद्रोह शुरू हो गया। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय विद्रोह ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। कौन थे? पामस्टन थे, ब्रिटेन के पीएम। उस समय भारत में ब्रिटिश सेनापति थे एनिसन। उस समय भारत में ब्रिटिश सेनापति थे एनिसन। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उस समय ब्रिटिश सेना का मुख्यालय कहां था? तो शिमला। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना का मुख्यालय शिमला था। ब्रिटिश तोपखाना का मुख्यालय मेरठ था, और ब्रिटिश 1857 का जो झंडा गीत लिखा गया था वह अजीमुल्ला ने लिखा था। अजीमुल्ला ने लिखा था। फिर से सुन लीजिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। भारत में ब्रिटिश सेनापति थे एनिसन। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सेना का मुख्यालय शिमला में था, हिमाचल प्रदेश। ब्रिटिश सेना का तोपखाना का मुख्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश में था। और 1857 का जो झंडा गीत लिखा गया था वह अजीमुल्ला ने लिखा था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। जो विद्रोही सैनिक होते थे उनके पास कमल का फूल पहुंचाया जाता था और गांव के चौकीदार जो थे एक गांव से दूसरे गांव रोटी पहुंचाते थे। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। तो ये सब कुछ जो है आपको फैक्चुअल कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं देना चाह रहा था। कुछ कॉन्सेप्ट भी है, कुछ फैक्चुअल है। खास ये पूछा जाता है कि 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन थे। और भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में 1857 के संबंध में जो भी अब आगे का जो वीडियो है, अभी कुछ टॉपिक बाकी है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।